हेलो प्यारो, नमस्कार। वेलकम बैक। और अपने जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस का हम लोग का टॉपिक था, उसको मैं बहुत जल्दी से हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। जो पिछले वेव ऑप्टिक्स का वीडियो आपने देखा है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, देखो ऐसा कुछ मामला है कि अगर हम कहें कि हमारे पास इस तरह से पैरेलल थिन फिल्म है, मतलब एक थिन फिल्म है जिसकी ऊपर और नीचे की लेयर आपस में पैरेलल है और इसकी थिकनेस कुछ टी है और इधर से लाइट आ रही है, और जो लाइट आ रही है ये फिल्म के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, फिर अंदर जाती है मुड़ के, फिर अंदर जा करके फिर से बाहर निकलती है। ये आर है, ये R1 है, इन दोनों में इंटरफेरेंस होता है। फिर यहाँ से लाइट निकलती है, फिर इधर जाती है, इधर, फिर इस तरह से हमारे पास ट्रांसमिटेड पोर्शन भी है और रिफ्लेक्टेड पोर्शन भी है। यहाँ पर भी इंटरफेरेंस होगा। क्यों इंटरफेरेंस होगा? क्योंकि तो रे है ना, अगर इसका वेव फ्रंट बनाओगे तो वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, इसका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा और ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे। ऐसे ही वेव फ्रंट फॉर्म में बनाओगे तो इस तरह से वेव फ्रंट बनेगा, इनके वेव फ्रंट बनेंगे और वो आपस में इंटरफेयर करेंगे और आपको रिफ्लेक्टेड पोर्शन में भी इंटरफेरेंस दिखाई पड़ेगा, ट्रांसमिटेड पोर्शन में भी इंटरफेरेंस दिखाई पड़ेगा। ठीक है। और तो जो जो साबुन के बुलबुलों में रंग होते हैं, किसी तल पर जब तेल गिरा होता है तो तेल के अंदर वो जो रंग दिखते हैं, वो सब इन्हीं सब के कारण हैं। और यही थिन फिल्म का इंटरफेरेंस है जो कि आपके जो करेंसी होती है उसके अंदर जो कलर चेंजिंग इंक होता है उसके लिए भी एक तरह से जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे न्यूज़ एंकर वगैरह होते हैं, तो न्यूज़ एंकर्स ग्लासेस पहनते, जो चश्मा मैं पहना हूँ, तो मेरे चश्मे में आपको लाइट की रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग नहीं है, इट्स मतलब यहाँ नहीं है इसमें। लेकिन अमूमन क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं वो इस तरह के चश्मे यूज करते हैं कि जिससे उनके सामने जो लाइट होती है, कुछ एंगल का भी असर होता है, कुछ उसमें एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी होती है, तो वहाँ पर भी यही डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इशू होता है। तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम उसके देख सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट इसके फिजिकल एप्लीकेशन में उतना नहीं जितना इसकी मैथमेटिकल पोर्शन में, चूँकि हमारा सिलेबस ये है कि जब ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन होगा तो यहाँ पर ब्राइट बनने की और डार्क बनने की कंडीशन क्या होगी। तो मैंने आपको लिखा बताया था कि यहाँ होगा 2μt cos, अब यहाँ पे कोई एंगल R है, यहाँ पे कोई एंगल R है, तो 2μ cos R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2μt cos R इज इक्वल टू 2 या n लैम्डा। अगर n लैम्डा है तो ये कंडीशन किसके लिए होगी? डार्क के लिए। अगर 2μt cos R इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2 है, तो ये कंडीशन होगी ब्राइट के लिए। इसको हम लोग प्रूफ कर चुके थे। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क, दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट। कब? जब रिफ्लेक्टेड पोर्शन में हो। ट्रांसमिटेड में आओगे तो क्या होगा 2μt cos R इज इक्वल टू n लैम्डा, ये कंडीशन होती है ब्राइट की, और 2μt cos R इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन होती है डार्क की। ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कंडीशन यहाँ ब्राइट की है वो कंडीशन यहाँ डार्क की है, जो कंडीशन यहाँ डार्क की वो यहाँ ब्राइट की है। यानी इन दोनों रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड हिस्सों में जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली थी पिछले लेक्चर में। आज हमें असल में क्या पढ़ना है? असल में हमारा आज का मकसद है न्यूटन्स रिंग को, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना। इस एक्सपेरिमेंट का इम्पोर्टेंस आपके लिए बच्चों इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये आपके थ्योरी का भी हिस्सा है और आपके ये प्रैक्टिकल का भी हिस्सा है। आपको प्रैक्टिकल में भी अमूमन मेरे ख्याल से AQTU के जो सिलेबस है उसमें न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट है, और अब तो किट बेस हो गया है, तो लगभग सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह जो हैं वो इस तरह के इक्विपमेंट को परचेज करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट लैब में रखते हैं। तो न्यूटन रिंग हमें मूल रूप से पढ़ना है। लेकिन न्यूटन रिंग किस सिद्धांत पे काम करता है? बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के हो तो आप आने वाले समय में लैब करोगे, तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ इश्यूज़, मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, हर एक्सपेरिमेंट का एक पर्पज़ होता है। मतलब आप ऐसे ही उठे हो, आप एक्सपेरिमेंट करना नहीं शुरू कर देते हो, आप एक्सपेरिमेंट किसी पर्पज़ से करते हो कि ओके टू वेरीफाई दिस, to identify this, to obtain this, या to calculate the value of wavelength,
to calculate the value of refractive index, to calculate the value of anything, length, anything, fringe width, इस तरह से you need to calculate something. तो पहला तो हमारे हर एक्सपेरिमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा, हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हम जिस एक्सपेरिमेंट से एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के काम करने का एक सिद्धांत होगा, एक प्रिंसिपल होगा, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर आपका वो इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा होगा। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किरचॉफ लॉ काम कर रहा होगा, हो सकता है थर्मल एक्सपेंशन का लॉ काम कर रहा है, एनीथिंग हो सकता है, वोल्टेज पैरेलल सीरीज सर्किट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इस तरह से सर्किट काम कर रहे हैं। हो सकता है मेटल की कंडक्टिविटी का कोई प्रिंसिपल काम कर रहा हो, बहुत सारे इस तरह से। तो हर इंस्ट्रूमेंट के पीछे एक सिद्धांत भी काम करता है। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ो, उस एक्सपेरिमेंट को जब आप कर रहे हो तो दो चीज़ों को ध्यान रखो हमेशा। व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, टू व्हाट इज़ द क्वांटिटी दैट यू वांट टू फाइंड विद दैट एक्सपेरिमेंट। उस प्रयोग से आप प्राप्त क्या करना चाहते हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसको प्राप्त करने के लिए आप किस सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हो, इसको क्लियर होना चाहिए। ये दो चीज़ें क्लियर होंगी अगर आपको, तो आप एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कर भी पाओगे, इन्जॉय भी करोगे और उसकी मीनिंग को भी समझोगे कि आप ये कर क्यों रहे हो। जो एक फीलिंग आती है ना कि वाई आई एम डूइंग दिस, कई बार ऐसा होता है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको हम कर क्यों रहे हैं। ये फीलिंग तब आती है जब आप ये जो ज़रूरी सवाल होते हैं इनको मिस कर देते हो, मिस हो गया, मिस कर दिया, जो भी है। तो हमें मूल रूप से आज के इस थ्योरी से न्यूटन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। अब न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है और ख़ास तौर पर थिन फिल्म इंटरफेरेंस यहाँ पर इफेक्ट काम करता है। तो जो हमने थिन फिल्म के बारे में थ्योरी पढ़ी है उसी तरह की थ्योरी यहाँ काम करती है, लेकिन एक स्पेसिफिक केस। अभी क्या था, अभी इसके अंदर दो पैरेलल लाइनें आपने ली थी, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, जिसको पैरेलल प्लेन थिन फिल्म कहते हैं। पैरेलल थिन फिल्म कि एक थिन फिल्म है, पतली सी फिल्म है जिसमें दो समानांतर लाइनें हैं। हम अब न्यूटन रिंग की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा वेज शेप फिल्म। तो हमारा अगला मोटिव जो है वो है कि वेज शेप्ड फिल्म के बारे में पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय वेज शेप्ड? तो वेज शेप्ड का ऐसा होता है कि जहाँ पैरेलल दो लेयर्स होती हैं वो कभी आपस में कनेक्ट नहीं होती बिकॉज दे आर पैरेलल, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, एक लेयर ऐसे होगी और दूसरी लेयर ऐसे होगी, यानी यहाँ एंगल, एक बहुत छोटा सा एंगल यहाँ बनेगा थीटा। तो हम कहेंगे कि ये जो फिल्म है वो इस तरह से है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आप सोचें कि ये हमारी एक लेयर है, ये और एक लेयर ऐसे, पैरेलल का मतलब ये दोनों पैरेलल। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल। ये पैरेलल ऐसे होता है। जैसे अगर हम कहें कि आपके पास जैसे ये है आपके पास, तो ये एक जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज द पैरेलल थिंग है ना। यहाँ पर एक लोअर सरफेस है और एक अपर सरफेस है। तो ये अपर सरफेस लोअर सरफेस, बीच में मान लो ये कागज़ जो है समझ लो ये मटेरियल है, तो ये पैरेलल प्लेन का एग्जाम्पल है। लेकिन अब अगर सोचो आपकी ऐसा है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, इस तरह से ऐसे, अगर ये ऐसा होता तो एक लेयर थोड़ा झुक रहा है भार की वजह से, एक लेयर ये है और एक लेयर ये बिल्कुल सीधी है, ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो ये आपका वेज शेप का होगा, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब सोचो कि अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर दें, इससे पतला ऐसा कर दें, कुछ इसको हम पास मिलाएं, तो आपका ये एंगल जो थीटा है ये और भी कम हो सकता है। अगर ये इसको हम यहाँ पर कुछ कम कर दें ऐसे, तो यहाँ एंगल और कम हो सकता है। और इसको पास ऐसे कर दें, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने इसमें जस्ट एक पेन को फंसा दिया और ऐसे किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो इस तरह से जो बनेगा, अभी तो खैर इस तरह से हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल है इसको हम कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास पूरा एनालिसिस। तो ये वेज शेप फिल्म है। अच्छा, इस वेज शेप फिल्म की जो पूरी मैथमेटिक्स है उसको तो डेरिवेशन को हम नहीं करेंगे और हम सजेस्ट भी नहीं करेंगे उसको पूरा लंबा डेरिवेशन को आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करो। आप इस रिजल्ट को समझो और इसके बाद न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। आई वुड सजेस्ट एक थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक ये होगी कि अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो यू शुड अवॉइड दिस क्वेश्चन, यू मे अवॉइड दिस क्वेश्चन। बाकी उसकी जगह पे आपको करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अच्छे मिल जाएंगे। तो
जस्ट आप वेज शेप फिल्म का हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम वेज शेप फिल्म की बेसिक समझ जाते हैं, उस पे जो फॉर्मूले हैं वो समझ लेते हैं और फिर उनका यूज करके न्यूटन रिंग को समझ लेते हैं और फिर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और भी कुछ हमारे पास है जहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन वहाँ से आपको बनेंगे। आपको पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अरे मैंने तो वेज शेप फिल्म का डेरिवेशन नहीं पढ़ा है, कहीं ऐसा ना हो उससे बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाए। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, यू विल गेट गुड मार्क्स। आपको क्वेश्चन का अल्टरनेट में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वेज शेप फिल्म है। अब वेज शेप फिल्म में क्या होगा कि जैसे ये सरफेस है, इस पर हमने मान लो नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ एंगल है, अब यहाँ एंगल कुछ आई है, उसके बाद यहाँ जाओगे तो एंगल यहाँ पे आर है, तो जैसे यहाँ एंगल आर था वैसे यहाँ पे भी एंगल आर है। उसके बाद फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, लाइट यहाँ जाती है, इस तरह जाती है, इस तरह से, तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा कि ट्रांसमिशन होगा, तो वही चीज़ सब कुछ वैसा रहेगा। यहाँ रिफ्लेक्टेड पार्ट में जैसे यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा था, ट्रांसमिटेड पार्ट में इंटरफेरेंस हो रहा था, वैसे यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड पार्ट का इंटरफेरेंस और ट्रांसमिटेड पार्ट का इंटरफेरेंस होगा। दैट इज़ द सेम थिंग। द ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो ये टी था, थिकनेस ओवरऑल बनी हुई थी, यहाँ थिकनेस इस जगह पर थिकनेस बिल्कुल 0 है और जैसे से यहाँ बढ़ते जाते हैं थिकनेस बढ़ती जाती है और हम यहाँ पर किसी एज पर मान लें इसकी थिकनेस टी है। भाई इसके बाद से ख़त्म हो गई फिल्म, तो हमने यहाँ पर इसकी थिकनेस टी मान ली, क्योंकि ये तो नहीं चेंज होगी ना, इसके पहले हर जगह पे चेंज हो रही थी, एंड पॉइंट पर मान लो टी है थिकनेस, तो यहाँ थिकनेस 0, यहाँ पर कुछ थिकनेस टी, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। तो इस तरह का कुछ इसकी ज्योमेट्री बनती है और बहुत ही टिपिकल ज्योमेट्री बनती है, इसलिए उस डेरिवेशन को हम अभी होल्ड कर रहे हैं। और आपका जो फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सिर्फ एक करेक्शन होगा, और एक करेक्शन क्या होगा, वो फॉर्मूले करेक्शन ये होगा कि 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा आ जाएगा। मतलब ये जो आर है रिफ्रैक्शन एंगल, ये तो रहेगा ही, ये जो फिल्म है इसका जो एंगल है थीटा, ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इतने सारे मैथमेटिक करने के बाद, पूरी ज्योमेट्री करने के बाद आप पाते ये हो आखिर में कि सब कुछ वैसे रहता है, बस एक आर के साथ एक थीटा आकर के जुड़ जाता है। तो 2 म्यू टी कॉस आर इज दिस एंड थीटा। बाकी कंडीशन वैसे ही है कि एन लेमडा, ये किसके लिए कंडीशन है, डार्क के लिए, अगर आप रिफ्लेक्टेड ले रहे हो। ऐसे ही 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ये होगा ब्राइट के लिए, कब, जब आप रिफ्लेक्टेड ले रहे हो। और ऐसे ही अगर इसके लिए लिखना चाहोगे तो इसके लिए भी आपको 2 म्यू टी, बस खाली आर की जगह पर आर प्लस थीटा कर देना है, यहाँ पर भी आर प्लस थीटा कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। जब वेज शेप फिल्म आप पढ़ते हो तो वेज शेप फिल्म में और जो पैरेलल फिल्म है उसमें क्या अंतर होता है, सिर्फ इतना अंतर होता है कि थीटा, जो कि वेज शेप में जहाँ दोनों फिल्म मिल रही हैं, उस थीटा का रोल इस फॉर्मूले में अंदर आ जाता है। तो ये वेज शेप का हो गया। अब जब इतना आपने पढ़ लिया, अब हम आते हैं न्यूटन रिंग पर। देखो न्यूटन रिंग का जो न्यूटन रिंग जो टॉपिक है, ये कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकली हम समझते हैं। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था कि न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे अपने समय के, और कालजयी व्यक्ति रहे हैं, हर समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। तो जब न्यूटन थे अपने समय में, तो उनकी जो वैज्ञानिक प्रतिभा थी, उस प्रतिभा के दौरान उन्होंने जो कुछ खोजे थे, जो चीज़ें खोजी थी, उस दौरान उनकी काफ़ी राइवलरी थी लोगों से। मतलब राइवलरी इन सेंस की मतभेद थे और कई चीज़ों पर उनका मत था। एंड ही वॉज अ मैन जो कि अगर कोई उनका विरोध करता था तो उसका एक मुंह तोड़ जवाब देने पर विश्वास रखते थे। ये न्यूटन का व्यवहार था, इनका व्यक्तित्व था। तो इसको माइग्रेशन नहीं कहते हैं हम, इसको कुछ और नहीं कहते। इट वॉज जस्ट कि अपने काम पर इतना विश्वास था उनका कि वो सामने वाला जब कोई उनको डाउन करना या उनको एक तरह से उनके विचारों पर उस तरह से कोई हमला करता था तो वो उसको एक करारा जवाब देते थे। इस दौरान क्या हुआ था, एक आपने रॉबर्ट हुक सुना है, तो रॉबर्ट हुक एक फिजिसिस्ट भी रहे हैं और काफ़ी कैटनरी वगैरह के थ्योरी में काफ़ी उनका काम है, और बायो में भी उनका काम है, हुक्स लॉ भी आपने पढ़ा है। तो रॉबर्ट हुक के साथ उनकी कई मसलों पर प्रतिद्वंदिता थी। जैसे जो न्यूटन थे वो तो मानते थे कि प्रकाश जो होता है वो कणों से मिलके बना है,
वो प्रकाश के कण सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। उनके हिसाब से लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो लाइट सोर्स से बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं, ये उनका विश्वास था। हालांकि इस विश्वास तक पहुंचने पहुंचते उनके लिए काफ़ी, उनके पास ईथर थ्योरी एक ज़माने में थी, जो मानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में कोई अदृश्य मीडियम बड़ा है ईथर, और उस ईथर से होकर के जाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि न्यूटन हमेशा से पार्टिकल नेचर के वो सपोर्टर थे। वो एक समय में उन्होंने वेव थ्योरी के साथ कुछ काम करके दिखाया था, अपना काम किया था। लेकिन फिर जो ईथर कॉन्सेप्ट था उसके साथ कुछ कंट्रडिक्शन हो गया, तो ईथर के कॉन्सेप्ट को मानते मानते न्यूटन शिफ्ट हो गए पार्टिकल नेचर पर, कि प्रकाश का कण जैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हुक थे वो उसके अपोजिट पर थे, वो उसको नहीं सपोर्ट करते थे, वो उसको नहीं मानते थे। और ये चलता रहा, ये समय उनके बीच का विवाद चलता रहा। 1705 में जब रॉबर्ट हुक ख़त्म हो गए, दुनिया से चले गए, उनका देहावसान हो गया, तो फिर जो न्यूटन होते हैं वो अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं, ऑप्टिक करके है, OPTICK ऐसे करके वो बुक है, ऑप्टिक पब्लिश करते हैं। और वो बुक जो होती है वो काफ़ी पॉपुलर बुक होती है ऑप्टिक्स के। आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर जो पढ़ने लायक हैं, जो आप, जबकि इतना समय हो गया 1705 आज 2022, इतना कई सौ सालों की समय हो गया है, 300 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो किताब ऐसी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, ओरिजिनल आइडिया के लिए अट्रैक्ट करती है, ओरिजिनल डायग्राम के लिए अट्रैक्ट करती है। किस तरह से एक व्यक्ति खुद सोचता, न्यूटन किस तरह से सोचते थे उसको वो अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्शन है लोगों का। देखो जो चीज़ जैसे होता ना कि जैसे कि कोई डिश है, जैसे आपकी आज की डेट में गुजराती डिश हर जगह मिल जाएंगी, आपके इडली डोसा हर जगह मिलता है, पूरे भारत में मिलता है, पूरी दुनिया में मिलता है। लेकिन इडली डोसा का एक नेटिव प्लेस है, जैसे जो साउथ के हैं, जो केरला या उस तरह की जो जगह हैं, वहाँ का ओरिजिनल डिश है। तो वहाँ की डिश का जो स्वाद होता है वो वहाँ का स्वाद होता है, उस मिट्टी का स्वाद होता है, मतलब उस जगह का स्वाद होता है। बाकी जगहों पर भी है, बट दैट काइंड ऑफ फ्लेवर इज़ मिसिंग। यही स्थिति होती है विचारों में भी। अगर जब कोई व्यक्ति जिसने विचार को शुरू किया, जिसने विचार को पहली बार सोचा है, उसने जब उसको डेवलप किया होता है, तो वो जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है कि कितना आपको उसका एसेंस समझ में आता है, उसकी गहराई समझ में आती है। समय के साथ क्या होता है ना, उस विचार को मैंने पढ़ा, जब मैंने उस विचार को पढ़ा तो मैंने उसमें अपने विचार मिलाए। कई बार इस मिलावट का असर उल्टा होता है, खराब होता है। फिर मैंने किताब लिखा तो उसमें न्यूटन ने जो लिखा, वो जो मैंने समझा वो मैंने लिखा। ठीक है, काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की उसको लिखने की, लेकिन न्यूटन के दिमाग में तो हम उतर नहीं सकते, वो तो एक जीनियस रहे हैं, वो तो अपने एक अपनी सोच वाले व्यक्ति रहे हैं। फिर मेरी किताब किसी ने पढ़ा, उसने उसमें कुछ लिखा, तो मैंने न्यूटन को जो पढ़ा उसने मुझे पढ़ा, और फिर उसने कुछ लिखा। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, सालों दर साल, धीरे धीरे चीज़ें एक दूसरे फॉर्म में आ जाती हैं। तो अब हम सोच सकते हैं कि आज जो हम न्यूटन लॉ जिस तरह से पढ़ रहे थे, और जिस तरह से न्यूटन ने अपना न्यूटन लॉ जिस तरह से लिखा था, भाषा काफ़ी बदल चुकी है, बहुत हद तक भाषा तो बहुत बदल चुकी है, और उस भाषा के बदलने से शायद उसका जो प्रभाव होता है ना, वो भी बदल चुका है। खैर, थोड़ा सा फिलोसफिकल हम फिजिक्स की तरफ मूव कर जा रहे हैं कि जब फिजिक्सिस्ट साउंड करने लगे, बट जबकि आप लोगों को एक एज ए इंजीनियर स्टूडेंट आप लोग पढ़ रहे हो। तो न्यूटन रिंग का जो था, न्यूटन रिंग के बारे में जब न्यूटन उस कणिका, उस पार्टिकल नेचर के साथ काम करते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको न्यूटन समझना चाह रहे थे। जैसे कि फ्लैटनेस के बारे में, जैसे आप लेंस बनाते हो, तो अब से दूरबीन वगैरह न्यूटन बनाते थे, दूरबीन में उनका इंटरेस्ट था, और दूरबीन अपने ज़माने का बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी था सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स को समझने का। तो जब आप लेंस बनाते हो तो उस लेंस की फ्लैटनेस, उस लेंथ की कर्व का स्मूथनेस, इन सबको जांचने कोई तरीका होना चाहिए, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि हम उसकी किसी लेंस की फ्लैटनेस को जान जाएं कि वो लेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से बना है कि नहीं, उसके अंदर किस तरह का कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है कि हम उसका यूज करें तो उसकी जो इमेज बने वो एब्रेशेड बने या उसमें कुछ दिक्कत आए। तो न्यूटन ने इस लिहाज से यह देखना शुरू किया कि अगर हम लेंस के ऊपर लेंस रखें या प्लेट के ऊपर लेंस रखें, उस पर लाइट गिराएं, तो जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न कैसा होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होता है। तो इस तरह कुछ प्रयोग न्यूटन अपने शुरुआती समय में कर रहे थे। और जब आप न्यूटन रिंग की बात करते हो तो आप देखो यहाँ पर दो इमेज आपको दिख रही है, एक येलो कलर की इमेज दिख रही है। अब ये येलो इसलिए है क्योंकि एक लाइट, इस पर सोडियम लाइट में ये बनाया गया होगा, ये जो पैटर्न है। तो इसका जो सेंटर है आप देखिए, ब्राइट सेंटर है,
ठीक है, ब्राइट सेंटर। हम लोग बात करेंगे ब्राइट डार्क क्यों होता है। एक दूसरी इमेज आप देख रहे हो जो रेड कलर की आपको दिख रही है, इसका सेंटर डार्क है। अब ये रेड कलर किस लिए, क्योंकि इसको रूबी लेजर से बनाया गया है, जो कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है, कोहेरेंट लाइट सोर्स होता है। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल करता हुआ रूबी लेजर का पैटर्न देख रहे हो, सोडियम लैम्प का पैटर्न देख रहे हो, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेंटर है और कुछ रिंग्स बनी हुई हैं। अब ये इंटरफेरेंस की फिनोमिना से बनी हुई रिंग्स होती हैं और इसको हम न्यूटन रिंग कहते हैं। अब यहाँ पर, और ये काफ़ी डिबेटेड टॉपिक था कि कैसे इसको समझा जाए, न्यूटन रिंग को कैसे समझा जाए, न्यूटन रिंग की क्या उपयोगिताएं हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, रॉबर्ट बूस्टर, सर बूस्टर, बहुत लोगों ने काम किया। एक पेपर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो पेपर है ये प्रोफेसर एरी का है। एरी एक बड़ा नाम है एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स की दुनिया में एरी एक बहुत बड़ा नाम है। तो आप देख रहे हो ये करीब करीब ये 1870 तक का शायद पेपर है ये, और 17 पन्ने का पूरा पेपर है ये। आप देखो यहाँ पर किस तरह खैर इस पेपर को दिखाने का मेरा मकसद बस ये है कि कैसे लोगों ने आज से 150 साल पहले भी इस विषय पे काम करते थे और उस मैथमेटिक्स के थ्रू वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। इस पेपर में एरी ने इस बारे में लिखा है कि हम किस तरह से न्यूटन रिंग को अगर अप्रोच करें सही तरीके से तो इसके बहुत अच्छे एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं, एज अ फ्लैटनेस कर्व, फ्लैटनेस, स्मूथनेस ऑफ किसी प्लेन ग्लास प्लेट को समझने के लिए, उस इंटरफेरेंस की गड़बड़ी को, इंटरफेरेंस पैटर्न की गड़बड़ी को देख करके हम उसके बारे में भी और अच्छे से समझ सकते हैं, उस स्मूथनेस, सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई सारे एप्लीकेशन एरी ने अपनी मैथमेटिक्स के थ्रू और कुछ एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से इस पेपर में उन्होंने इसको लिखा है। तो अब हम कहते हैं कि इस वेज शेप की थ्योरी और न्यूटन रिंग की थ्योरी कैसे जुड़ती है आकर के। तो जैसा कि हम बच्चों बता रहे थे आपसे कि मूल मकसद जब शुरू में न्यूटन का था इस तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न को पढ़ने का, वो ये था कि वो दूरबीन के लिए जो लेंस बना रहे थे उन लेंसेस की कर्वेचर को समझना चाह रहे थे, उस लेंस की कर्वेचर की फ्लैटनेस को समझना चाह रहे थे और वेवलेंथ को समझना चाह रहे थे। इस वजह से वो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी वो करते थे, इस वजह से इस थ्योरी को जन्म हुआ। तो जैसे अगर आप सोचो कि आपके पास एक प्लेन ग्लास प्लेट है, ठीक है, आप समझ लो आपके पास एक प्लेन ग्लास प्लेट है और आपने उसके ऊपर एक लेंस रखा, इस तरह से, इस तरह का एक आपने लेंस रखा है, ये आपका लेंस है। अब आप देखो, अब जैसे ही आप रखोगे लेंस, द मोमेंट आप इसे सरफेस इस पर लेंस रखोगे तो इस जगह पर तो कांच से कांच मिल जाएगा, यहाँ तो कांच से कांच मिल गया, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ क्या होगा, यहाँ हवा भर जाएगी। तो जहाँ हम लाइनें खींच रहे हैं यहाँ हवा भर गई, ऐसे ही ये जो हिस्सा है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हवा भर गई। तो आप देखो, अगर सिर्फ इतने हिस्से को निकाल के देखो, अगर हम केवल इतना हिस्सा निकाल के देखें तो हम इस तरह से कुछ पा रहे हैं, ये पूरी हवा है, ये एयर है, ये एयर है, ये पूरा जो है ये पूरा एयर है, दिस इज़ एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एक एयर फिल्म बन गई है भाई, है ना, दो कांच की एक प्लेन। अब ये कौन सा कांच है, इसे कांच का नाम है, इस कांच का जो शेप है वो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो फॉर दिस प्लेन सरफेस, सॉरी, प्लेनो फॉर दिस प्लेन सरफेस और कॉन्वेक्स इस कर्व सरफेस के लिए। तो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस रीजन में एक प्लेन ग्लास प्लेट और इस कर्व्ड रीजन के बीच में आपकी क्या बन जा रही है, आपकी एक एयर फिल्म बन जा रही है। और ये एयर फिल्म कैसी बन रही है, ये एयर फिल्म का शेप कैसा है, देखो वेज शेप का फिल्म है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसे स्मूथ नहीं है, चिकना नहीं है, लेकिन कर्व्ड है, हल्का सा कर्व्ड है। अब आप देखो, अगर आप इस लेंस की फ्लैटनेस को बढ़ा दो, फ्लैटनेस मतलब क्या है, इसे एक लेंस आपने ऐसे लिया, एक कर्व ज़्यादा है, अच्छा इसका एक और हो सकता है कि आप इसको ऐसे लो, आप ऐसा भी ले सकते हो, आप ऐसा भी ले सकते हो, इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं, ये जो कर्वेचर है, इसको कर्वेचर जो है ये आपका मतलब ये कर्व्ड पोर्शन फ्लैटनेस की तरफ जा रहा है। साइंटिफिक भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक भाषा में कहते हैं कि हम ऐसा ले रहे हैं कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और ज़्यादा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और ज़्यादा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और ज़्यादा। लॉजिक इसका पीछे क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आपने एक गोला लिया, उसका इतना हिस्सा काट दिया, तो ये जो आर्क बन रही है, ये आर्क जिस गोले का हिस्सा है, उस गोले की जो रेडियस होती है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर आपके पास लेंस ऐसा है इस तरह का, तो आप इसी ट्रेजेक्टरी को आगे बढ़ा के सोचोगे तो जो गोला बनेगा उसकी रेडियस और ज़्यादा होगी। अगर आपका लेंस ऐसा है इस तरह से, अब इसी ट्रेजेक्टरी को लेकर के जब आप गोला बनाओगे, अब गोला तो नहीं बन रहा है बट इमेजिन कर सकते हो बिल्कुल गोल नहीं है, जब इस ट्रेजेक्टरी को लेकर के जब गोला बनाओगे तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो और ज़्यादा होगा। तो वही हमने कहा है, ये जो पोर्शन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, बिकॉज ये जो कर्वेचर मिलाओगे तो इतना बड़ा गोला बनेगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे ज़्यादा है, और इसको मान लो ये वाला बन गया है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज़्यादा है। अब खुद सोचो, आपने एक ऐसा लेंस लिया इस तरह का, एक लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और उसके नीचे आपने एक ग्लास प्लेट रख दी। अब जब ग्लास प्लेट रखी है आपने, तो जरा देखो यहाँ पर इस जगह पर देखो, क्या आपको ये वेज शेप फिल्म कुछ ऐसी नहीं दिख रही कि दो स्ट्रेट लाइनों के बीच की वेज शेप फिल्म है? देखो यहाँ पर, ये देखो, ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा, इतना हिस्सा देखो, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर न्यूटन ने यहाँ बहुत इंटेलिजेंट तरीके से कुछ काम वहाँ पे वो कर रहे थे। वो अपनी इस ऑब्जर्वेशन को थ्योरी के साथ मैच करने के लिए उन्होंने क्या किया, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस लिया। और बच्चों, ये वाइवा का भी क्वेश्चन है। जब मैं वाइवा लेने के लिए एग्जामिनर बन के जाता हूँ, तो मैं अगर बच्चों से न्यूटन रिंग वाले बच्चे मिलते हैं, और मिलते ही हैं, तो उनसे मैं ज़रूर पूछता हूँ कि बच्चों ये बताओ, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेने का लॉजिक क्या था। अगर हम कहते हैं कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में हम लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस लेते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो क्यों लेते हैं? कारण के समझो, बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब न्यूटन की ग्रेटनेस की वजह समझो। यहाँ पर अगर हम लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला लेंगे, तो यहाँ जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। थीटा जो होगा, यहाँ पे होता है थीटा, ये वाला वैल्यू है थीटा, तो थीटा बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो थीटा को जितना स्मॉल कर सकते हैं उतना स्मॉल करने के लिए न्यूटन ने लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला लेंस लिया। अगर आप सोचो, ये लेते और इसके नीचे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते, तो यहाँ थीटा ज़्यादा होता। लेकिन अगर आप इसको लोगे, तो जहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के नीचे जब इसे प्लेन मिरर रखोगे, प्लेन ग्लास प्लेट रखोगे, तो थीटा आएगा, वो कैसा होगा, थीटा आएगा बहुत ज़्यादा स्मॉल। तो थीटा को बहुत ज़्यादा स्मॉल रखना है, नियर टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, जीरो तो मतलब फ्लैटनेस हो जाएगी पैरेलल, बट वेरी स्मॉल। अच्छा, एक तो ये होता है। और दूसरा क्या होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप कुछ ऐसे बनाते हो, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रखते हैं, उस ग्लास प्लेट को उसके ऊपर लाइट गिराते हैं इस तरह से कि ग्लास प्लेट और लाइट 45 डिग्री का एंगल बनाए, इस तरह से कि भी 45 हो, ये भी 45 हो। तो अगला सवाल ये होता है कि इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर हम इस तरह की ग्लास प्लेट को 45 डिग्री पे क्यों रखते हैं? कारण ये होता है कि ऐसा करने से लाइट यहाँ टकरा करके आएगी और बिल्कुल परपेंडिकुलर इस पर गिरेगी। परपेंडिकुलर ऐसे गिरेगी, तो अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये थीटा है और ये थीटा यहाँ बनेगा, इसको आर कहते हैं। तो अगर लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरेगी तो जो आर बनता है, आर कैसे बनता है, इसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ पे नॉर्मल है, अगर इस पर लाइट गिरी, ये है आपका नॉर्मल, तो ये जो एंगल बनाएगी आर होगी। अगर हमारी लाइट, अगर हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और उस पर लाइट गिरेगी तो आई जो होगा बहुत स्मॉल होगा, तो आर भी उसी तरह से स्मॉल होगा। तो ये वाली जो ग्लास प्लेट होती है उसकी मदद से हम लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट करा करके 90 डिग्री पे इस पे गिराते हैं, सो दैट जो ये एयर फिल्म बन रही है इस पे लाइट इस तरह से गिरे कि आर जो है वो बहुत कम बने, नॉट जीरो बट नियर टू जीरो।
और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेने से हम क्या कहते हैं, थीटा जो है वो बहुत कम बने, नियर टू जीरो। आप समझो इस सब का मतलब क्या है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। मान लो हम रिफ्लेक्टेड के लिए डार्क की बात कर रहे हैं, तो जब आपने ये ग्लास प्लेट लगा दिया ताकि लाइट इस पे गिरे तो थीटा आर आपका जीरो करीब हो, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का लिया जिससे थीटा आपका जीरो करीब हो, तो जब ये आर भी छोटा है थीटा भी छोटा है, दोनों का सम बहुत स्मॉल है, तो बहुत स्मॉल मतलब नियर टू जीरो, और आपको मालूम है कॉस जीरो कितना होता है 1। जिसका मतलब है अगर आर और थीटा बहुत छोटे हैं, नियर टू जीरो हैं, तो जो कॉस का जो पूरा टर्म है, इस कॉस के टर्म की पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जैसे इसकी वैल्यू 1 होगी आपके, तो बल्ले बल्ले भाई आपको थीटा वगैरह कुछ निकालना ही नहीं है, क्योंकि आपने इसको 45 पर रख करके और इसको लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का रख करके आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आपने थीटा का मेजरमेंट करने का प्रॉब्लम हटा दिया, आपने अपने फॉर्मूले में से कॉस और थीटा वाले टर्म हटा दिए इस तरह से, क्योंकि कॉस और ये बहुत स्मॉल वैल्यू मिल करके 1 के करीब हो जाएगी, तो आपका फॉर्मूला जो होगा वो सिर्फ इतना ही बचेगा। अब आपने ऐसा कुछ जुगत लगाई इसके अंदर कि कॉस के टर्म का इफेक्ट 1 के बराबर हो गया, 1 को कहीं मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कितना बचा 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा। लाइट आप भेज रहे हो लेमडा की, अब म्यू के बारे में सोचो, म्यू तो एयर है, तो अगर म्यू एयर है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो बचा 2t। अब t क्या होता है, t नॉर्मली हम यहाँ आखिर में नापते हैं जहाँ पर इसके बाद से लेंस खत्म हो जाता है, तो t आप मेजर कर लो, टी वगैरह मेजर कर लो। तो इस तरह से एक जो सवाल होते हैं यहाँ पर कि जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट आप लेते हो, इस न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हम 2 कंडीशंस लगाते हैं। एक कंडीशन ये लगाते हैं 45 डिग्री पर कांच को रखने वाली, और एक कंडीशन ये लगाते हैं कि लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। तो क्यों इसकी ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस सब करने से हमारे फॉर्मूले के अंदर जो कॉस का इफेक्ट है वो रिड्यूस होकर के 1 हो जाता है। दैट इज़ द मेन पर्पज़। और इस तरह से हम बहुत सिंप्लीफाई तरीके से अपने कैलकुलेशन को आगे परफॉर्म कर लेते हैं। तो अब इतना सोच, इतनी इंटेलिजेंस जो इसके अंदर काम कर रही है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो ये तो इशारा कर रही है कि ये बिल्कुल न्यूटन का ही काम होगा, बिकॉज दैट काइंड ऑफ परफेक्शनेस, दैट काइंड ऑफ प्रोफाउंडनेस वो हमने न्यूटन काम में देखी है, चाहे आप उनका कोई भी काम पढ़े। हार्डली हम लोगों ने अगर हम अपनी टीचिंग, अपनी लर्निंग के दौरान करें, तो जब आप ग्रेजुएट होते हो, अंडर ग्रेजुएट होते हो, तो न्यूटन के जितने काम हैं, जितने उन्होंने अपने जीवन में काम किए, फिजिक्स में, एल्केमी में, थियोलॉजी में, बहुत जगहों पे बहुत टैलेंटेड आदमी थे और बहुत लंबे समय तक जिए। मतलब 1700 का ज़माना जो था, वो ज़माना बहुत सारी गंभीर बीमारियों का था। ट्यूबरकुलोसिस, खतरनाक बीमारी, आदमी मर जाता था। कॉलरा, पेचिस, आज की डेट में जिस पे इलाज अच्छे, तो चेचक, चिकन पॉक्स बीमारी ऐसी होती थी, लोगों को मतलब शहर के शहर ख़त्म हो जाते थे। हैजा, कॉलरा, पेचिस से शुरू हो गए, प्लेग, बहुत सारी समस्याएं थी उस ज़माने में। तो उस ज़माने में जो लोगों की औसत आयु थी, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 40-50 के अंदर थी। जैसे आज की डेट में कोई व्यक्ति 75-80 साल का हो जाता है और जब वो दुनिया से चला जाता है, लोग कहते हैं ठीक है, मैच्योर मतलब आयु जी लिया अपनी। 80 साल को हम आज की डेट में कहते हैं ना, 75 साल 70 साल की, ठीक है, अपनी आयु जी लिया। कुछ ऐसा ही कहानी होती थी आज से 300 साल पहले, जब कोई 50 साल का होने लगता था, अरे भाई आयु जी लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस उम्र में चले गए उस समय की मेडिकल स्थिति की वजह से। और न्यूटन उस ज़माने में काफ़ी लंबा जिए थे, मेरे ख्याल से शायद वो 75-80 साल के हुए थे, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो यानी लंबा जिए थे वो। तो उस ज़माने में जब 50 साल औसत आयु थी और कोई व्यक्ति उस एवरेज आयु से
लंबा समय तक जी ले, और वो भी ऐसा आदमी जिए जो जिसके पास इतना खतरनाक से इतना प्रोडक्टिव दिमाग हो, तो आप सोच सकते हो उन्होंने इतने सालों तक कितना किया होगा। और काम करना कब से शुरू, 16 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। ये जो आप कैलकुलस और जो ऑप्टिक्स देखते हो, ये न्यूटन के 16 साल की उम्र का काम है। तो जो आदमी 16 साल की उम्र में इतना प्रोडक्टिव था मेंटली, वो आदमी जो 75 साल तक जिया, उससे ऊपर जिया, तो आप सोच सकते हो कि वो पता नहीं क्या क्या किया होगा। और न्यूटन के काम को बहुत छोटा हिस्सा समझते हैं, मतलब पढ़ते हैं। उन्होंने थियोलॉजी, एल्केमी, बहुत कुछ काम किया है। केमिस्ट्री में भी वो तो धातु से सोना बनाने वाली भी स्थिति तक पहुंच गए थे। तो खैर, तो न्यूटन अभी इतना कुछ जो किया गया है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि ये न्यूटन की ही दिमाग की उपज है। और तो इसको न्यूटन रिंग कहना सही है, हो सकता है इसको सच में न्यूटन ने अपने ज़माने में इसकी स्टडी की हो। खैर, तो अब हम अगला जो हमारा क्लास होगा, अगले क्लास में हम लोग इसकी मैथमेटिकल थ्योरी पढ़ेंगे कि न्यूटन रिंग की मदद से कैसे हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और कुछ और क्वेश्चन जो आपसे लॉन्ग टर्म में पूछे जाते हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और रही बात इसके अगर इसके नोट्स वगैरह के हैं, तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में बनाया है और अभी बता रहे हैं कि आप जो ऐप है उस ऐप पे चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स सेक्शन में नोट्स मिल जाएंगे। देखो, ऐसा था, इनॉग्रल था, अभी बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। अभी क्या है, उस ऐप पर हम कुछ एक्टिविटीज़ शुरू करने वाले हैं। अब उन एक्टिविटीज़ में आपकी कई तरह के, जैसे कुछ जो यूनिट हम लोग पूरी कर चुके हैं उनकी रिवीजन वीडियो हैं, वो भी हम उस पर डालेंगे। उसके अलावा कुछ जो हर यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैं डालता भी हूँ, वो भी हम डालेंगे उसमें। उसके अलावा अगर पॉसिबल हो पाएगा कुछ जूम मीटिंग्स भी हम कर सकते हैं आप लोग के साथ, जिसमें हम लाइव हम लोग आपके साथ बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम या आपकी जो भी क्वेरी हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। तो लाइव सेशन हम करेंगे और लाइव सेशन रिकॉर्ड होने के बाद उसको फिर से हम वहाँ पर डाल देंगे, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ हम वहाँ पर कर रहे होंगे और उसी हिसाब से अब उसका जो प्राइस होगा वो हमें रिवाइज़ करना होगा। तो अभी वो ₹1 का जो प्राइस है जस्ट फॉर इनॉग्रल कि आप लोगों को जुड़ना था, एक इंट्रोडक्टरी प्राइस था, उसको हम रिवाइज़ करेंगे। और द मोमेंट हम उसको रिवाइज़ करेंगे, जो लोग आप पहले से हो वो तो जुड़े हो, दैट इज़ ओके, कोई इशू नहीं। नए लोग जो जुड़ेंगे उनको वो रिवाइज प्राइस पर जुड़ना होगा। और अब हम जितने लोग जुड़े हैं, अब आप आने वाले कुछ 2-4 दिनों में उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ होती हुई देखोगे। और जैसे जैसे एक्टिविटीज़ हम उस पर प्लान करते जाएंगे, एग्जीक्यूट करते जाएंगे, तो हम आपको अपडेट देते जाएंगे। इसी चैनल पर हम अपडेट देते जाएंगे कि आज हम क्या, इस हफ्ते हम कौन सी नई एक्टिविटी करेंगे, उसके अपडेट्स आपको पहले से ही बता देंगे वीडियो फॉर्म में। सो आप लोग अलर्ट रहोगे, आपके पास पूरा प्लान रहेगा कि ठीक आज ये होगा, आज ये होगा, इस टाइम पे होगा। और आपके सजेशंस भी हम वेलकम कर रहे हैं। आप उस अनाउंसमेंट के बाद सजेशंस होंगे वो भी आप दे सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हैं आप दे ही सकते हैं, आप ऐप पे भी दे सकते हैं। और जो हम लोग वो मीटअप करेंगे, मीटअप ही एक तरह से है वर्चुअल, उसमें भी हम आपसे बात करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की चीज़ों के साथ आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और किस तरह की मदद आप चाहते हैं जिसमें कि हम आपको उसमें आपका सहयोग कर सकें। तो चलो फिर अगली क्लास में हम इसकी मैथमेटिकल डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे कि न्यूटन रिंग का मैथमेटिकल डिस्कशन कैसे काम करता है। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।